नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौरभ अकादमी पर। तो साथियों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यूएनओ के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में की गई थी, क्योंकि इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, उसमें विश्व स्तर पर शांति फैल गई थी। तो विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 तक चला था, इसमें से काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। तो इसीलिए इस तरह की घटना पुनः घटित न हो, इसी उद्देश्य के साथ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना होने के पश्चात भी द्वितीय विश्व युद्ध को रोका नहीं जा सका। पुनः युद्ध होने के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक नए संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की संकल्पना की गई। याद रखिएगा, इस संगठन को मूर्त रूप देने के लिए ब्रिटेन के सेंट जेम्स पैलेस में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें कुछ अन्य घोषणाएं भी शामिल थी। उसमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं, ब्रिटेन की घोषणा है, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा है, मॉस्को है, तेहरान है और याल्टा का है, आदि घोषणाएं शामिल थी। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में कुछ पॉइंट हैं। तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर बना था, जिस पर 50 देशों ने 26 जून 1945 ईस्वी को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र जो है अपने औपचारिक रूप में से अस्तित्व में आया था। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को शामिल हुआ था। या कहा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत औपचारिक रूप से कब शामिल हुआ, तो 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को शामिल हुआ था। मगर इससे पहले पॉइंट याद रखना कि हस्ताक्षर जो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में हस्ताक्षर हुए थे 26 जून 1945 को, उसमें भारत भी शामिल था। अब अगला पॉइंट है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप में ईस्ट नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले एक आम सभा की बैठक हुई थी 1952 ईस्वी में। और एक यहाँ से पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र सभा का जो प्रथम सत्र हुआ है, प्रथम अधिवेशन, वो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुआ था, जो 10 जनवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक और उसके ध्वज के बारे में। तो यूएनओ का जो प्रतीक है, वास्तविक प्रतीक है, इसे 7 दिसंबर 1946 ईस्वी को अपनाया गया था। इस प्रतीक में 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के मध्य उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित विश्व का मानचित्र दर्शाया गया है, जिसमें जैतून की जो शाखाएं हैं ये शांति का प्रतीक है। अब बात करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है उसके बारे में। तो इस ध्वज को 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी में अपनाया गया था। इसके ध्वज की जो नीली पृष्ठभूमि पर है, श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक इंगित है। अब आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं के बारे में। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 भाषाएं प्रचलित हैं, जिसमें से अरबी, मंदारिन, फ्रेंच, स्पेनिश, रसियन, ये 5 भाषाएं ही इसमें सम्मिलित हैं। इसकी जो प्रमुख भाषाएं हैं, ये कहा जाए कार्यकारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, यही 2 ही कार्यकारी भाषाएं हैं। इसमें से एक क्वेश्चन और याद रखना कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, जो कि चीन में बोली जाती है। अब हम जानेंगे कि यूएनओ के कितने अंग हैं, यानी यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 के अनुसार इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें एक ने अपना कार्य स्थगित कर दिया या कार्य करना बंद कर दिया, मगर पूर्णतः भी बंद नहीं हुआ। आगे उसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसका जो पहला भाग है वो महासभा है, दूसरा है सुरक्षा परिषद है, तीसरा पार्ट है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, और चौथा पार्ट है प्रन्यास परिषद, 5वां पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6ठा पार्ट है सचिवालय। तो साथियों, अब बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में, यानी महासभा के बारे में।
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख अंग माना जाता है महासभा को माना जाता है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। ये साथियों ये पॉइंट याद रखना, इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। संसद होने की वजह से इसे नीति निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि जो संसद होती है उसी में अधिकतर विधेयक बनते हैं या कानून बनते हैं, इसीलिए इसे नीति निर्माता भी कहा जाता है। इससे एक पॉइंट और है कि जो प्रत्येक देश से इसे 5 प्रतिनिधि जा सकते हैं, मगर जो इसका वोट का अधिकार होगा एक ही वोट होगा, यानी प्रत्येक देश के केवल एक वोट होगी जो महासभा में डाल सकता है। प्रतिनिधि 5 भेज सकता है मगर वोट एक ही पड़ेगी। जैसे इसके सदस्य देश 193 हैं, तो इसमें जो वोट होंगी 193 ही होंगी। इसकी एक और खासियत है, इसका जो अधिवेशन है वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाएगा, जो सामान्यतः सितंबर के तीसरे मंगलवार से स्टार्ट होता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि महासभा का साल में एक बार अधिवेशन अवश्य बुलाया जाएगा, जो कि सितंबर माह में बुलाया जाता है। अब देखते हैं महासभा के कुछ प्रमुख कार्य हैं। तो महासभा का एक प्रमुख कार्य है, महासभा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर यानी सलाह पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति करती है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो महासचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? महासभा करती है। किसकी अनुशंसा पर? सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर। अगला एक और महत्वपूर्ण कार्य करती है महासभा। महासभा सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका भी निर्वाचन महासभा ही करती है। उसमें से याद रखना, जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनमें से भारत 2021 में शामिल हुआ था। जो अस्थायी सदस्य बनते हैं वो 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। जो अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं वो 2 साल की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। एक और कार्य, इसका महत्वपूर्ण कार्य है, महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका भी चुनाव करती है महासभा। तो महासभा से 3 फैक्ट हमने बताए हैं। पहला कार्य क्या है? महासभा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति करती है। अगला पॉइंट बताया है, महासभा सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन करती है, जो कि 2 साल की अवधि के लिए बनते हैं। अगला पॉइंट बताया है, महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका चुनाव करती है। तो ये है महासभा के कुछ प्रमुख कार्य। अब अगला यूएनओ का अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, सुरक्षा परिषद। अगला पॉइंट है सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका होती है। इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि जो विश्व में जहाँ पर अशांति फैली हुई होती है वहाँ पर ये अपनी एक सुरक्षा फोर्स भेजती है, इसलिए इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। आपको बताते चले कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 10 अस्थायी की बात अभी हमने की है, इसका निर्वाचन कौन करता है? महासभा करती है। जो 5 स्थायी होते हैं यही वीटो पावर वाले देश हैं। 5 जो इस स्थायी सदस्य होते हैं इन्हें P5 भी कहा जाता है, P5 देश। तो इस स्थायी देशों में शामिल कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इन 5 देशों में शामिल कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। यानी इसे याद करने की ट्रिक है ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस, आर से रूस। तो ABCFR याद रखना, ये याद रखने की ट्रिक है। वीटो पावर वाले जो देश हैं इन्हें P5 देश भी कहा जाता है। आपको बताते चले कि भारत भी जो ये अस्थायी सदस्य बनते हैं सुरक्षा परिषद के, उसमें भारत 8 बार बन चुका है, जिनका क्रम इस प्रकार है। पहली बार बना था ये 1950 और 51 में। दूसरी बार ये सुरक्षा परिषद का सदस्य बना 1967 से 68 के मध्य, यानी केवल 1 साल के लिए बना। अगली बार बना 72 से 73, फिर चौथी बार बने 77 से 78 के लिए, फिर 5वीं बार बने 1984 से 1985 के लिए, फिर 6ठी बार बने थे 1991 और 92 ईस्वी में, फिर 7वीं बार बने सुरक्षा परिषद के सदस्य 2011 और 12 में, वो 8वीं बार बने थे 2021 में, 21 से 22 के लिए।
ये पॉइंट नोट जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, सुरक्षा परिषद के कुछ प्रमुख कार्य हैं। पहला प्रमुख कार्य विश्व स्तर पर शांति स्थापना करना व सुरक्षा बनाए रखना, ये बनाए रखने का प्रयास करना है। दूसरा पॉइंट है जो अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद होते हैं उनको सुलझाने का कार्य सुरक्षा परिषद का ही होता है। यूनाइटेड नेशन का अगला महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या 54 है, जबकि मूलतः इसमें यानी प्रारंभ में इसकी संख्या 18 थी। आपको बताते चलें इसमें साल में 2 अधिवेशन होते हैं। जैसे महासभा में कम से कम 1 होता था, इसमें 2 होते हैं। पहला होता है इसमें न्यूयॉर्क में अप्रैल में और दूसरा होता है जुलाई में जिनेवा में। तो अप्रैल में न्यूयॉर्क में, दूसरा जुलाई में जिनेवा में होता है। इसके प्रमुख कार्य वही हैं जो वैश्विक स्तर पर जैसे किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको सहयोग प्रदान करना, इसका प्रमुख कार्य यही है। यूनाइटेड नेशन का अगला महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह यूएनओ का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना अप्रैल 1940 ईस्वी में द हेग नीदरलैंड में की गई थी। इसमें प्रमुख 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसका चुनाव महासभा द्वारा, ये महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करते हैं। तो इसकी स्थापना का जो निर्देश दिए गए हैं वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 14 में दिए गए हैं। इसका एक प्रमुख कार्य है, जैसे तुम्हारी महासभा हो गई और ये तुम्हारा सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ संस्थाएं हैं, अगर इसे सलाह मांगती हैं तो सलाह देने के लिए सलाह दे सकता है, मगर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है ये। इसकी प्रमुख जो भाषाएं हैं, कहा जाए प्रशासनिक जो भाषाएं हैं, 2 ही भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इन्हीं 2 भाषाओं में इसकी प्रशासनिक कार्यवाही होती है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। इनका कार्यकाल 9 साल का होता है, परंतु अगर इन न्यायाधीश को कार्यकाल खत्म हो जाए तो ये पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। इसमें यह भी प्रावधान है। अब बात है जो 15 न्यायाधीश होते हैं, इसके जो 5 न्यायाधीश होते हैं जो P5 देश हैं, यानी जो स्थायी सदस्य देश हैं, यानी वीटो पावर वाले देश, एक एक न्यायाधीश वहां से होता है। बाकी जो अस्थायी होते हैं वहां से होते हैं। एक और खासियत है, किसी भी देश के 2 न्यायाधीश एक साथ नहीं बन सकते, आगे पीछे बन सकते हैं, एक साथ नहीं चुने जा सकते। इन न्यायाधीशों के लिए कुछ प्रावधान भी हैं। ये किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। इनमें एक और पॉइंट होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का ही होता है। इनमें भी यही सिस्टम होता है, अगर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो पुनः चुने जा सकते हैं। जो न्यायाधीशों को निर्णय होते हैं बहुमत के आधार पर होते हैं। इसके अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार केवल रहता है। इसी के अंतर्गत एक विभाग की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। महासभा की अनुशंसा पर 1 जुलाई 2002 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के गंभीर घटनाएं आती हैं उन पर रोक लगाना था। इस न्यायालय में 11 पुरुष एवं 7 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। इसका भी मुख्यालय द हेग में है। अब आपको बताते चलें, इसका प्रमुख पॉइंट ये है, आपको बताते चलें कि जो भारत के भी कुछ महान विधिवेत्ता हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। उसमें पहले नंबर पर हैं BN राव, जो 1952 से 53 के मध्य में न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। अगले हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो 1973 से 1988 के मध्य
न्यायाधीश रह चुके हैं। अगले हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक, जो 1989 से 91 के मध्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में चल रहे हैं दलवीर भंडारी, जो 2012 में हुए थे। 2012 के बाद से अभी तक ये पद पर कार्यरत है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, भारत के कितने व्यक्ति अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो चुके हैं? 4। उनमें से पहले BN राव, जिनका समय है 1952 से 53। दूसरे हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जिनका समय है 1973 से 1988 के मध्य। अगले हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक, जिनका समय है 1989 से 91 के मध्य। अगले हैं दलवीर सिंह भंडारी जी, जो 2012 से अभी तक इस पद पर कार्यरत हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को का अगला अंग है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक अंग है, जिसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव ही होता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा महासचिव की नियुक्ति होती है, जो 5 वर्ष के लिए की जाती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी अंग है। स्थायी अंग मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। सचिवालय को 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक विभाग का एक उप महासचिव भी बनाया गया है। इसके जो महासचिव की नियुक्ति होती है सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा की जाती है। अंतिम अंग है यूनेस्को का प्रन्यास परिषद। इसके सदस्य P5 सदस्य होते हैं। P5 सदस्य मतलब जो स्थायी सदस्य, यानी वीटो पावर वाले। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, यानी ABCFR, यही देश इसके सदस्य होते हैं। परंतु किन्हीं कारणों से इसमें 1 नवंबर 1994 से इसने अपने कार्य स्थगित कर दिए हैं। इसे समाप्त नहीं किया गया है, परंतु इसने अपने कार्य स्थगित कर दिए हैं। इसकी जो वार्षिक बैठकें होती थी, उनकी भी बाध्यता खत्म कर दी गई है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी अगले टॉपिक पर वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।